मेरा शौहर मुझसे 20 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे शौहर का बीपी हाई हुआ और उसको फालिज हो गया। वो बिस्तर पर पड़ा रात को रोता रहता और इशारे से बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता था। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ अंदर कोई नहीं होता था। शौहर का इंतकाल हो गया। मुझे इधर बैठे 3 दिन हुए थे। मुझे शौहर के इशारे याद आने लगे। एक दिन मुलाजमन आई तो मैं स्टोर रूम की सफाई करने लगी। मेरी जान निकल गई क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ मेरा शौहर और अपनी कहते हैं कि जिंदगी में सबके साथ एक न एक दिन इंसाफ हो ही जाता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उनको पता ही नहीं होता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम मरियम है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी गवर्नमेंट मुलाजिम से करवाई थी जो एक बहुत बड़े महकमे में काम किया करता था। वो उम्र में मुझसे 20 साल बड़े थे और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम लोग जब साथ बाहर जाते तो लोग समझते थे कि मैं उसकी बेटी हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं ज्यादा खाना खाया करूँ ताकि मेरा 7 से 8 किलो वजन बढ़ जाए और मैं भी उसके बराबर की लगने लगूं। मैंने मजाक में कह दिया कि आप अपना वजन कम क्यों नहीं कर सकते और अगले ही पल उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अभी हमारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए थे और उसने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं जमीन पर गिर गई। मैं हैरान रह गई कि मैं तो मजाक कर रही थी। उस शख्स ने मुझे इतनी जोर से मारा। उसने कहा कि औरत हो औरत बन के रहो। इस घर में तुम्हारे लिए सब कुछ मैं ही करता हूँ और आइंदा भी मैंने ही करना है। तुम्हें कोई भी हक नहीं पहुंचता कि तुम मेरा किसी भी हवाले से मजाक बनाओ। मैंने कहा कि मैं मजाक नहीं बना रही, लेकिन उसने इस बात का बहुत बुरा मना लिया और उसके बाद भी मुझे ताने देता रहा। वो रोज मेरे लिए ऐसी चीजें लेकर आता था जिनको खाने से मेरा वजन बढ़ जाए। मुझे ऐसी चीजें खाने की आदत नहीं थी। कभी मेरे लिए पाए तो कभी मेरे लिए बर्गर, यहाँ तक कि मेरा मैदा खराब हो गया। लेकिन उसने कहा कि अगर तुम खाओगी यही चीजें, खाओगी नहीं तो कुछ भी नहीं खाओगी। उल्टी सीधी ही चीजें खाने की वजह से मेरा वजन तो बढ़ गया। अजीब तरह से मैं अजीब बेढंगी सी लगने लगी थी। सब लोग मुझे कहा करते थे कि शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है, अच्छी भली तुम खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वजन बढ़ा लिया। लोगों को बताने की भी तो इजाजत नहीं थी। जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। उस शख्स ने मुझ पर हाथ उठाया। मेरे माँ बाप के सामने मुझे शर्मिंदा करवाया। मेरे माँ बाप को गालियां देता, ताने दिया करता, मुझे एक रत्ती बराबर इज्जत नहीं दी। उसने मुझे लगा कि वो मेरा खर्चा उठाएगा, लेकिन अब उसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अगर पैसे चाहिए तो तुम अपनी नौकरी खुद कर लो। जिंदगी में सुकून नहीं था। कोई ना कोई बात करता ही रहता था वो। मैंने स्कूल में नौकरी करना भी शुरू कर दी और मेरी हालत ऐसी होती थी कि कभी कभी मैं स्कूल की किसी लड़की के सामने ही रोने लग जाती, बातें बताने लगती। वो लड़की भी हैरान रह जाती कि टीचर को हो क्या गया है, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं बात कर सकती। मेरे शौहर का कहना था कि जब तक औरत को मारो नहीं वो आपके साथ अच्छे तरीके से नहीं रहती, इसलिए मैं अपनी बीवी को बिला वजह भी मारता रहता हूँ। अपने दोस्तों के सामने भी मेरी बेइज्जती करवाता रहता और हमारे यहाँ कोई औलाद भी नहीं हो रही थी। जिंदगी बहुत बुरी हो गई थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। सबके सामने झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लो अच्छी भली थी, पता नहीं इसको मेरे साथ क्या दावत थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। हर तरह से उसको पसंद आ जाने की कोशिश किया करती। वो जो कहता मैं मान लिया करती, लेकिन चाहे मैं उसकी जितनी भी मानूं चाहे ना मानूं, उसे मुझ पर ही गुस्सा आता रहता था। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी और बात का गुस्सा है जो मुझ पर निकाल रहा है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा निकालने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ ही बाहर चला जाया करता था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक भी करता और बहुत ज्यादा खुश भी रहा करता। घर में भी दोस्त आ जाते और जिस दिन उसका कोई दोस्त आ जाता मेरा पूरा दिन किचन में गुजर जाता। लेकिन मैं कोई शिकायत ना करती, फिर भी मैं ही उसके लिए बुरी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी ऐसा लगता था कि किसी की नजर लग गई है या फिर किसी ने मुझ पर जादू करवा दिया, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो समझ से बाहर था। मेरा शौहर जिस ऑफिस में काम किया करता था वहाँ खूब रिश्वत लिया करता था। बार बार गाड़ियां बदलता रहा करता था, अपने लिए अच्छी चीज ले लिया करता, लेकिन मेरी चीज का उसको ख्याल नहीं होता था। मैं अपना खर्चा खुद ही पूरा किया करती थी। अब तो हम पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए थे कि ये लोग आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा किया करते हैं, और वाकई हमारे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इतनी बात नहीं थी जितना झगड़ा होने लगा। मेरे शौहर ने चीखना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे लिए गोश्त पका के रखना और तुमने दाल पकाई है। मैंने कहा कि अगर गोश्त खाना था फिर उसके पैसे भी दे के जाने थे। अभी मेरी तनख्वाह नहीं आई तो मैं कहाँ से लेकर आती। यहाँ से लड़ाई शुरू हुई और फिर इधर उधर की बातें से होते हुए ये बात यहाँ तक पहुंच गई कि मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में रहा हूँ। मेरे शौहर ने बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया। उसका बीपी हाई हो गया और उसको कोई अजीब किस्म का दौरा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या से क्या हो रहा है। रात का वक्त था। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी और डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपने देर कर दी है, आपके शौहर को फालिज हो गया है। अब ना तो ये चल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। इनका सारा जिस्म बेकार हो गया है, सिवाय इनकी आंखों के और हाथों की 2-4 उंगलियों के अलावा। मेरे शौहर का पूरा जिस्म बेकार हो गया था। उसने गुस्सा करके अपना बीपी हाई किया और बीपी होने की वजह से उसे फालिज का दौरा पड़ गया था। 2-4 दिन उसे अस्पताल में रखा गया और उसके बाद घर ले आए। अब मैं उसका ख्याल रखा करती थी। वो कुछ बोलता नहीं था और हिल भी नहीं सकता था। उसकी आंखों में मुझे कोई नदामत और शर्म नजर नहीं आती थी। मैं भी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके साथ ये सब कुछ क्या हुआ है वो मेरा शौहर था। मेरे दिल में ये बात आ ही नहीं सकती थी। बीवी कभी भी अपने शौहर का नुकसान नहीं करवाना चाहती, चाहे शौहर जैसा भी हो। अब उसके घर में पैसे भी
नहीं आ रहे थे। मैं नौकरी भी करती, उसको भी संभालती, घर भी चलाती, सब कुछ किया करती। मेरे शोहर की आंखें बदलने लगी थी। उसको यह एहसास होने लगा था कि जिस औरत को मैंने इतना बुरा भला कहा, कि जिस औरत के साथ मैंने इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ कितना अच्छा कर रही है। एक दिन मेरे शोहर ने अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वो क्या चाहता है। वैसे उसने उंगलियों से इशारा बनाया हुआ था, जिसका मतलब था कि मुझे बाथरूम जाना है या फिर मुझे भूख लगी है। लेकिन आज उसने जो इशारा किया वो कुछ अलग था। वो स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे स्टोर रूम जाने की जरूरत थी। मैंने पूछा कि क्या बात है, क्या चाहिए आपको, बार बार इशारे क्यों कर रहे हैं, बल्कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि स्टोर रूम जाना है। मैंने पूछा तो उसने ना में इशारा किया। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैंने घर में एक नुकरानी रखी थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर पर नहीं हुआ करती थी। अगर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने ना चाहती तो फिर घर कैसे चलता। ऑफिस वालों ने भी इसका हिसाब क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब ये तो नौकरी पर नहीं आ सकता, तो इसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, और जो इसकी अभी तक की तनख्वाह है और जो फंड बने हुए हैं, इनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर उनको फोन किया करती थी वो कोई और ही कहानी सुना दिया करते थे। वो वैसे भी एक तरह से अटक ही गए थे। हमें तो मिल नहीं रहे थे वो पैसे। मेरे शोहर का काम ऐसा था कि उसे बहुत लोग जानते थे। उससे डरते कि उसके दस्तखत के बगैर फाइल मुकम्मल नहीं होती। दस्तखत करने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत भी लिया करता था। लेकिन अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वाकई उस पर रहम आता था। उसके भी कुछ रिश्तेदार भी थे जो पहले तो उसके आसपास मंडलाते रहते थे, उसे पैसे वगैरह भी ले जाया करते थे, लेकिन आजकल बिल्कुल भी घर नहीं आते थे, फोन भी नहीं करते थे। मेरे शोहर को एहसास हो गया था कि इसके मुश्किल वक्त में मैं उसकी बीवी उसके काम आ रही है। मेरा शोहर हर रोज रात को स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और रोता रहता। मैं भी रो पड़ती थी। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। हमारी शादी को इतना अरसा तो नहीं हुआ था, सिर्फ 3 साल का अरसा ही तो हुआ था। हाँ, ये बात अलग है कि इस 3 साल में उसने मेरा बहुत खून चलाया था, मुझे बहुत तकलीफ दी थी, लेकिन मैंने उसे माफ कर दिया था क्योंकि शायद उसको सजा मिल चुकी थी। मैं उसे सजा नहीं देना चाहती थी। मेरा शोहर बार बार रोता था और इसी तरह बार बार इशारा करता था। मैं उसकी जिद पर जाकर देखती भी थी, लेकिन स्टोर रूम में ऐसा कुछ नहीं था। ना तो कोई ऐसी चीज जो उसको चाहिए थी और ना ही कोई ऐसी चीज जो उसकी थी। इंसान जब बिस्तर मर्ग पर पड़ा है, वो अगर कोई बार बार बात करे तो जाहिर है कि वो एक जरूरी बात होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मेरे शोहर की कजन भूले भटके वहां आ गई। शोहर से तो नहीं मिली, लेकिन मेरे साथ अजीबोगरीब किस्म की बातें करती रही। कहने लगी कि उनकी बकिया तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो रोज फोन करती हूँ, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। वो तो काफी सारे पैसे होंगे, उनका क्या करोगी। मैंने कहा कि इनका इलाज करवाऊंगी, शायद इनको दूसरे शहर लेके जाऊं ताकि इनका इलाज हो सके। कहने लगी कि जहाँ पर ये काम करता था सुना है बहुत रिश्वत चलती है, बहुत रिश्वत चलती है, तो जो पैसे लेकर आता था वो कहाँ करता। इसने कोई दूसरी शादी तो नहीं की हुई थी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो वो पैसे नहीं दिया करता था। कहने लगी कि फिर जरूर इसने कोई दूसरी शादी ही की होगी। मैंने कहा कि अगर ऐसा होता तो वो औरत अभी तक मंजरे आम पर आ जाती, लेकिन मेरे शोहर ने ना तो मुझे कुछ बताया और ना ही ऐसा हुआ है। कहने लगी कि लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तो सुना है कि ये रोजाना ना जाने कितने हजार रुपए लोगों से रिश्वत ले लिया करता था। इतने सारे पैसे इसने कहाँ कर दिए। तुम्हारी ही नाच नखरे उठाए होंगे। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि देखो कि मैं नौकरी के लिए महीने के 30 दिन जलील हुआ करती थी। गर्मी हो या सर्दी में जरूर जाया करती थी। अपने काम पर हजारों बच्चों के साथ अपना दिमाग खराब किया करती थी, तब कहीं जाकर मुझे वो 25,000 रुपए मिला करते और वो भी घर में खाने पीने में लग जाया करते थे। मुझे नहीं पता इसके पैसों का, अगर तुमने तलाश करना है तो कर लो, इसके पैसों को भी और इसकी दूसरी बीवी को भी, और वो जब मिल जाए तो मुझे बता देना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। उसने कहा कि तुम बहुत बदतमीज हो, तुम्हारा शोहर इसके साथ ये सब कुछ हुआ है, देखना कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। वो चारपाई पे पड़ा है, तुम इसकी देखभाल कर रही हो, अगर तुम भी चारपाई पे पड़ गई तो फिर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। दोनों मियाँ बीवी इसी तरह पड़े इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। मैं हैरान थी कि लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैं अभी भी उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती थी। मैंने उसे कहा कि ठीक है, वो यहाँ से जा सकती है। वो वहां से चली गई। मैंने अपने शोहर को ये सब कुछ बताया। वो भी सुन रहा था, समझ भी रहा था, लेकिन बोल नहीं सकता था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो मुझसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन अब वो बोल नहीं सकता था। डॉक्टर को चेकअप करवाया था। डॉक्टर का कहना था कि आप इनका इलाज करवा ले, लेकिन मसला हल होने वाला नहीं है। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। फिर भी अगर आपको किसी दूसरे डॉक्टर से कोई मशवरा लेना है तो आप किसी और डॉक्टर के पास ले जाएं, किसी और शहर में ले जाएं। हम तो यही कह सकते हैं। डॉक्टर भी हर महीने आया करता था, लेकिन कोई भी अच्छी खबर नहीं सुना रहा था। बस मेरा शोहर बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। वो रोता रहता। डॉक्टर कहते थे कि अगर रोता रहेगा तो इसकी दवाई असर नहीं करेगी। मैं उसको तसल्ली दिया करती थी, लेकिन उसके दिल को सुकून नहीं मिला करता था। इस तरह एक सुबह मैं अपने शोहर को जगा रही थी, लेकिन वो जाग नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो शायद इस दुनिया में नहीं है। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो शायद रात में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, और यही उनके लिए अच्छा था, क्योंकि इस तरह की जिंदगी को जिया नहीं जाता। तो जब इंसान अपनी उम्मीद छोड़ देता है, वैसे भी जिंदा नहीं रहा जाता। मुझे अपने शोहर के जाने का बहुत दुख था। उसने चाहे जितना भी बुरा किया हो, फिर भी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। उसे जिंदा रहने का हक हासिल था। उसे दफना दिया और मैं इद्दत में बैठ गई। मैंने कहा कि मैं इद्दत पूरी करूंगी। इस बीच में मेरे घर में नुकरानी आया करती थी और घर के कामों को वही किया करती थी। बाहर से सामान वगैरह भी वही ला कर दिया करती थी। मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती थी। अपने शोहर की रूह को इज्जत देने का मेरे पास यही तरीका था। मैं इद्दत पूरी करती और मैं यही कर रही थी। एक दिन
दरवाजे पर दस्तक हुई और मुझे नुकरानी ने आकर बताया कि आपसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। मैंने कहा कि नाम क्या है उसका? जब उसने मुझे नाम बताया तो मैंने कहा कि मैं तो ऐसी कोई किसी औरत को नहीं जानती, इसे बैठक में बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जब मैं गई तो मैंने उस औरत को देखा। मैंने उसको वाकई पहले कभी नहीं देखा था और उन बच्चों को भी नहीं। उसने कहा कि मैं तुम्हारे शोहर की दूसरी बीवी हूँ, हमारी शादी को 2 ढाई साल हो गए हैं, यानी जब उसने तुमसे शादी की उसके 4 महीने बाद ही उसने मुझसे शादी कर ली। मैं अपने बच्चों को और अपना हक लेने आई हूँ। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गई। इसका मतलब है कि शायद मेरे शोहर के रिश्तेदारों को भी शक था कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली, तभी तो वो ये बात कर गई थी। जो औरत उस दिन मेरे घर आई थी झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने कहा कि मुझे तो इस बारे में पता नहीं था और तुम्हें शर्म नहीं आई किसी के शोहर से दूसरी शादी करते हुए? उसने कहा कि देखो, शर्म की बात मुझसे नहीं करो, मैं भी मजबूर थी और मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, वो मुझे पसंद करता था। उसने मुझसे शादी कर ली और 2.5 साल में 2 बच्चे भी पैदा हो गए। मैं हैरान थी। मैंने कहा कि अगर आज मेरे बच्चे होते तो मैं कम से कम अकेली तो ना होती। मैंने कहा कि खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने जानबूझ के मुझे बदसूरत बनाने की कोशिश की। उसने कहा कि मर्द ऐसा क्यों करेगा, शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब है। लेकिन ये सारी बातें माजी में चली गई हैं। वो इस दुनिया से चला गया है, बस मेरे बच्चों का हिस्सा चाहिए। मैंने कहा कि वो कुछ भी छोड़कर नहीं गए। उसकी नौकरी वालों ने भी अभी तक पैसे नहीं दिए। जब वो पैसे आएंगे तो इसमें से मैं तुम्हें आधे पैसे दे दूंगी। और ये घर भी वैसे किराए का है, इस घर को तो मैं चलाती थी, तुम्हारा शोहर नहीं चलाता था। पैसे तुम पर ही लुटा कर आया करता था, तभी तो इस घर में 1 रुपया भी नहीं होता। तुम उसकी जिंदगी में ऐश करती रही हो, अब तुम्हें क्या चाहिए? उस औरत ने मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया और घर में तलाशी लेने लगी। मैंने कहा कि कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बीपी बढ़ने लगा, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो औरत बड़ी ही ज्यादा जिद्दी थी, लेकिन जब उसे कुछ भी ना मिला तो वो वहां से चली गई। उसने कहा कि मैं भी नजर रखूंगी, जब उसकी तनख्वाह के पैसे आएंगे तो मैं अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाऊंगी। मुझे मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी नुकरानी ने मुझे 2-3 दिन बाद बताया कि वो उस औरत को जानती है, ये तो गलत काम करती है, ये इसी तरह लोगों से शादी करती है, फिर बाद में उनकी दौलत मांगती है। तलाक लेने के बाद कहती है कि मुझे मेरे बच्चों का खर्चा दे दो। पता नहीं इसने ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन ये अच्छी औरत नहीं है, इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा भी नहीं हो सकता। शोहर ने भी मुझे तंग किया, मेरे लिए इतनी मुसीबत बना के चला गया, मैं क्या करूं? अभी मुझे इद्दत में बैठे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। मुझे अपने शोहर का बार बार ख्याल आता था कि क्यों वो स्टोर रूम की तरफ इशारा करता था। आखिरी वक्त में वो यही करता रहा था और मेरे दिमाग में उसकी याद बस गई थी। औरत भी बहुत अजीब होती है, जब किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई भी माफ कर देती है, लेकिन मर्द के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे शोहर ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया, जबकि मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। मैं तो अपने घर से भी यही सोच कर आई थी कि हमेशा उसका साथ दूंगी। दिखने में मैं भी बुरी नहीं थी, लेकिन शायद उसके दिल में ना बैठ सकी। औरत खूबसूरत है या नहीं, उसकी अपनी खूबसूरती तो तय नहीं करती, नजर तय करती है। अगर मर्द की नजर को कोई औरत खूबसूरत लग जाए और वो खूबसूरत ना भी हो तो वो उसे मलका बना के रखता है। और कभी कभी अच्छी शक्ल व सूरत वाली औरतें भी चमक की मंजूर नजर ना बने तो उनकी हालत मेरे जैसी हो जाती है, क्योंकि आजकल तो हालात ही ऐसे हैं। दिन रात टेंशन में ही रहती थी, रोती रहती थी और खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब मेरे पास क्या रह गया था? मेरी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन मुझसे किसी ने शादी नहीं करनी थी और ना ही मेरा शादी करने का कोई इरादा था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस ये चाहती थी कि अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चुपचाप गुजार लूं। मेरे दिल से सारे जज्बात मर चुके थे, तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था। मैं इद्दत में बैठी थी और स्कूल भी नहीं जा पा रही थी। मेरे शोहर के पैसे भी नहीं आ रहे थे। उसकी दूसरी बीवी बार बार फोन किया करती थी और कहती थी कि पैसे कब आएंगे। उसने मुझे तंग कर रखा था। मेरे घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैंने अपनी नुकरानी से कहा कि वो भी यहाँ से चली जाए, क्योंकि मैं उसको तनख्वाह नहीं दे सकती थी। एक दिन मैं बहुत हैरान हुई जब वो खुद मेरे लिए खाना बनाकर लाई। उसने कहा कि आप बहुत अच्छी हैं बीबी जी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरे पास तो इतना ही है, मैं आपके लिए इतना ही कर सकती हूँ। उस दिन एहसास हुआ कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा करें तो वो आपके साथ उससे भी ज्यादा बढ़कर अच्छाई करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद तो कुछ नहीं होता। उसके 4 बच्चे थे, मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि अगर मेरे हालात बेहतर हो गए तो मैं उसे नौकरी पर रख लूंगी और उसकी तनख्वाह भी दे दूंगी। मेरे शोहर के ऑफिस वाले भी पैसे नहीं दे रहे थे, शायद वो पैसे खा जाना चाहते थे। और इधर उसकी बीवी ने भी मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रखा था। मेरी कुछ दोस्त वगैरह थी जिनसे मैंने थोड़े बहुत पैसे उधार ले लिए थे और किसी तरह खाना पीना भी चल रहा था, लेकिन वो भी बहुत कम थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। अब तो मेरे नुकरानी को भी छुट्टी दे दी और घर बहुत ज्यादा गंदा हो गया था। वैसे भी करने को कुछ था नहीं, सोचा कि घर के काम ही कर लूं। मैं स्टोर रूम में चली गई और स्टोर रूम में भी अपने शोहर के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि वो बार बार उसी तरफ इशारा किया करता था। अचानक बेध्यानी में मेरा पाँव फिसल गया और मैं दीवार से जा लगी। मेरे बाजू पे चोट लग गई, लेकिन वहां पर लगी एक टाइल बुरी तरह से टूट गई।
वो जो मैंने उस तरफ देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरी आंखें क्या देख रही थी। उस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाया गया था जहाँ पर तिजोरी नजर आ रही थी। जब मैंने उसके दरवाजा खोला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि उसके अंदर तो दौलत, सोने के बिस्किट और ना जाने क्या कुछ था। जाहिर है ये सब कुछ यहाँ मेरे शोहर ने रखा था। वो बार बार उसी तरफ इशारा किया करता था लेकिन बता नहीं पाता था। जैसे कि मेरे शोहर के बारे में मशहूर था कि वो एक महकमे में काम किया करता था और बहुत ज्यादा रिश्वत लिया करता था। शायद ये सब कुछ उसने रिश्वत के पैसों से ही बनाया था। मैंने वो सारा सामान वहां से निकाल लिया और उस जगह को इस तरह बंद कर दिया जैसे वो पहले बंद थे। जो टूटा हुआ था उसके आगे मैंने शीशा लगा दिया। अगले दिन मैंने नुकरानी को बुलाया और उससे कहा कि घर का सारा सामान पैक करना है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी ये घर किराए का था। नुकरानी ने मुझे एक बात बताई जिससे पहले मैं सोच रही थी कि मिलने वाली दौलत में से कुछ हिस्सा मैं इसको दूसरी बीवी को भी दे दूं, लेकिन उसने मुझे बताया कि वो दोनों बच्चे उसके नहीं थे। वो झूठ बोल रही थी। आपके शोहर के बच्चे नहीं है, किसी और के बच्चे थे। वो हमारे मोहल्ले में ही रहती है। कल को एक आदमी आया था और अपने बच्चे लेके चला गया। नुकरानी का कहना था कि ये भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो, आपके शोहर ने उसके साथ शादी ही ना की हो, क्योंकि ये औरत इस तरह ड्रामे करने में बहुत ज्यादा मशहूर है। मैं भी खामोश हो गई। मैंने नुकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ इजाफी पैसे भी दे दिए। वो भी हैरान हुई। उसको लगा कि शायद ऑफिस वालों ने पैसे भेज दिए हैं, लेकिन ऑफिस वाले तो पैसे खा चुके थे। मैं वहां से चली गई। मैंने कुछ सामान भी नुकरानी को दे दिया। तो मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर दूसरे शहर में चली गई। वहां जाके मैंने घर बनाया, नौकरी भी करने लगी। आज मेरे पास गाड़ी है, घर भी है और मैं अपने शोहर के नाम से मदरसा भी बनवा रही हूँ। ये पैसे उसी के थे, उसी ने ही रखे थे, जो वो मुझे देना भी नहीं चाहता था, लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा था कि जब वो इस दुनिया से चला गया तो ये पैसे मुझे मिल गए। इसलिए मैं अपने पैसों के साथ कोई अच्छा काम भी करना चाहती थी। ये सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा शोहर मुझसे 20 साल बड़ा था और उसे सर्विस देते हुए 21 साल हो चुके थे। उसने इतने सालों में ये सब कुछ जमा किया था, लेकिन उसकी किस्मत भी अजीब थी कि वो जमा तो कर गया लेकिन इस्तेमाल ना कर सका और दुनिया से चला गया। बस यही तो जिंदगी है, इसमें कुछ ना कुछ अजीब होता ही रहता है। पर मैं किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती और दोबारा भी शादी नहीं करना चाहती। फिलहाल मैं कुछ साल ऐसे ही गुजार देना चाहती हूँ। मैं आगे पढ़ाई भी कर रही हूँ ताकि मुझे इससे अच्छी नौकरी भी मिल जाए, क्योंकि दौलत चाहे आपके पास दरिया ही क्यों ना हो, एक दिन खत्म तो हो ही जाता है। मैं अपने शोहर का अल्फाज में याद करती हूँ। उसके साले सवाब के लिए कोई ना कोई खत्म वगैरह भी पढ़ाती रहती हूँ, क्योंकि वो जैसा भी था तो मेरा शोहर।